थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आई होप आपको पता हो। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कॉल्स लेने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, उससे बहुत हौसला अफजाई होती है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, मैं दिल से इस बात को मानता हूँ, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ। पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। थैंक यू, आप पेशेंटली वेट कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर, मुझे आपसे ये पूछना था कि मेरी वाइफ को स्पाउस वीजा लगा, और जब उनको विजिलेंट लगा पेपर स्टिकर, तो उसमें मेरा नाम गलत लिखा हुआ है। जे अहमद की जगह आई अहमद लिखा हुआ है। तो खैर वो यूके पहुंच गई हैं और हमने बायोमेट्रिक कार्ड भी रिसीव कर लिया। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? यानी कि उनको इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना डेफिनेटली होम ऑफिस को कि नाम मिसप्रिंट है या एरर है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, मेन पर्पस होता है जो इनिशियल स्टैंप लगती है मंथ वाली, कि वो इधर आ जाएं, फिर जारी बात है उनको वो 2.5 साल वाला फिर यहाँ कार्ड इशू होता है। तो जो पर्पस था उस स्टैम्प का वो पूरा हो गया कि शीज़ कम है। लेकिन ऑल अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर होम ऑफिस से मिस प्रिंट हुआ होगा मोस्ट लाइकली, लेकिन अच्छी बात है कि अगर आप उनको एक नोटिफिकेशन ईमेल पे दे दें फॉर द पर्पस ऑफ कि आपके रिकॉर्ड्स में होगा कि जी हम ये इस बात को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये एक इशू था स्टैम्प के ऊपर। टेक्निकली तो आपको आने से पहले इसको रेस करना चाहिए था, लेकिन अगर उस पर ट्रैवल करके आ गई हैं और अब उनको नया कार्ड भी इशू हो गया, तो दिस इज़ समथिंग जो आप होम ऑफिस को एक एडेंडम ईमेल दे के अपने रिकॉर्ड में डाल सकते हैं। उसके अलावा जिस तरह मैंने बोला कि जो पर्पस होता है स्टैम्प का, वो होता है कि कोई यूके के अंदर आ जाए, बाद में उनको कार्ड इशू होता है। तो अपने रिकॉर्ड्स के लिए बिल्कुल इसको कर लें। जस्ट कहते हैं ना, बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं यूरोपियन हूँ और मैंने ये फ्री स्टेटस अप्लाई किया था, तो उन्होंने मुझे 2024 तक दिया है। तो सर पूछना ये था जब कि मैं यहाँ पे वो कार्ड अप्लाई कर सकता हूँ और उसकी कितनी फीस है सर अगर मैं अप्लाई करूँ? क्योंकि उन्होंने ईमेल पे ये वो मैंने पेपर निकाला है ना। ऑलराइट, थैंक सर यू। एक ये सवाल, दूसरा ये जी सर एक दूसरा सवाल कि एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो 31 दिसंबर के बाद अप्लाई हो सकता है या नहीं सर? ऑलराइट, सर ये दो सवाल है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बोलता हूँ कि मैं बल्कि आज ही मोस्ट लाइकली करूँगा, क्योंकि मैं आज लाया हूँ जो 6 सबसे कॉमन सवाल हैं मुझसे पूछे जा रहे हैं EU सेटलमेंट स्कीम के बारे में, जिनमें से टॉप 2 वो वाले हैं जो भी आपने मुझसे पूछे हैं, टॉप 3। तो यकीन करें इस शो के बाद एक और वीडियो भी मैं लाने लगा हूँ जिसमें मैं इन सारे टॉप 6 सवालों के जवाब दूंगा, जिनमें से 2 आपके हैं टॉप 3 में। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ तक बात है कार्ड की,
بالکل ہوم آفس آپ کی اپلیکیشن تو فری میں ایکسیپٹ کر لیتا ہے، لیکن جب آپ کو اگر بائیو میٹرک کارڈ چاہیے جو کہ اکثر لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے بیکاز آپ نے پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا ٹریول کرنا ہے، رادر دین ٹیکنگ دیٹ پیس آف پیپر آپ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس وہ بائیو میٹرک پرمٹ یا کارڈ آپ اس کو کہنا چاہیں وہ ہو، تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جا کے ایک اپلیکیشن ڈالنی پڑتی ہے. تو ایز سچ ہوم آفس تو اس کی فیس نہیں لیتا، لیکن جو آئی تھنک اس کی £75 اف آئی ایم انکریکٹ، مائی اپالوجیز، لیکن جو مین فیس ہے وہ چیکنگ سروس والے لیتے ہیں، یعنی کہ ان ادر ورڈس سوپرا والے جو ان کے ساتھ ہوم آفس کا کانٹریکٹ ہوا ہے. کیونکہ آج کل ان کی اپوائنٹمنٹ صرف پریمیم سینٹرز میں مل رہی ہیں تو وہ شاید آپ کو £200 کی اپوائنٹمنٹ ملے، لیکن آپ ایک نامنل سی فی دے کے اپنا BRP کارڈ اپ گریڈ کرا سکتے ہیں. مجھے ابھی ٹاپ آف دا ہیڈ یاد نہیں کہ فری میں ہوتا ہے یا نامنل فی ہے، آئی تھنک £74 اور سم تھنگ. لیکن جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سوپرا والے ہیں وہ زیادہ پیسے لے رہے ہیں، آلموسٹ £200، کیونکہ ان کے صرف پریمیم سینٹرز اس وقت کھلے ہوئے ہیں. تو اکثر لوگوں کو وہ کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے، تو پلیز وہ آپ کارڈ کی اپلیکیشن ڈالیں ہوم آفس کی ویب سائٹ کے تھرو، کیونکہ وہ جو آن لائن آپ کا اسٹیٹس کنفرمیشن ہے، کیونکہ لوگ ٹریول کرنا چاہتے ہیں یورپ سے باہر، تو دے مین فور آئی تھنک اٹس مور کمفرٹیبل کہ وہ کارڈ لے کے ٹریول کریں. جہاں تک بات آتی ہے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کی، تو انفارچونیٹلی انہوں نے اب ایک وہ ختم کر دیا وہ سارا سلسلہ. انہوں نے صرف ایک لمیٹڈ انہوں نے ایک طرح سے ایکسیپشنز آپ کو دیے. ان شارٹ میننگ آپ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کی اب اپلیکیشن نہیں ڈال سکتے انلیس یہ 2 ایکسیپشنز آپ پہ اپلائی ہوں. پہلی ایکسیپشن یہ ہے کہ آلریڈی ان فیملی ممبر کو ریزیڈنٹ کارڈ ایشو ہوا تھا، بیکاز اگر آپ پرانی ریگولیشنز دیکھیں جو EU ریگولیشنز ہیں ان میں وہ ریزیڈنٹ کارڈ ایشو کرتے تھے، اور ظاہری بات ہے جو نئی EU سیٹلمنٹ اسکیم ہے جس کو پری سیٹل اسکیم بے شک بولتے ہیں، اس میں وہ آپ کو آن لائن فارم دیتے ہیں. تو اگر آپ کے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کے پاس آلریڈی ریزیڈنٹ کارڈ ہے یہاں کا، تو پھر بالکل وہ ابھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں. اور ایک انہوں نے جو چھوٹ دی ہے سیکنڈ ایکسٹینشن، آپ چھوٹ ہی بول رہے ہیں اس کو ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کے اندر، وہ ڈیوریبل پارٹنرس کی دی ہوئی ہے. اگر آپ ہوم آفس کو یہ اسٹیبلش کر دیں کہ آپ کی ڈیوریبل ریلیشن شپ تھی پرائر ٹو 31 ڈسمبر 2020، تو پھر وہ آپ کو ڈیوریبل ریلیشن شپ کے اندر اپلیکیشن ڈالنے دیں گے. اور اگر ہوم آفس کی ویب سائٹ کو دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیوریبل ریلیشن شپ اس کو مانتے ہیں جو 2 سال سے اکٹھے رہ رہے ہوں پرائر ٹو ڈسمبر 2020 31 ڈسمبر. لیکن اگر آپ EU اپینڈکس کو دیکھیں تو انہوں نے 2 سال والا ذکر نہیں کیا، انہوں نے صرف یہ بولا کہ ڈیوریبل ریلیشن شپ ہو. لیکن اگر آپ کی شادی بعد میں ہوتی ہے 31 ڈسمبر کے بعد، تو پھر آپ اپینڈکس FM کے انڈر آتے ہیں، جس میں پھر آپ کو فائنینشیل ریکوائرمنٹ اور ساری چیزیں اس طرح پوری کرنی ہے جس طرح ایک برٹش سٹیزن یا جو یہاں انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے ساتھ ہے، یا جن کے پاس ریفیوجی اسٹیٹس ہے، وہ جو یہاں پوری کرتے ہیں. تو یہ سر آپ کے سوالوں کا جواب ہے. آئی وش یو آل دا بیسٹ. السلام علیکم. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. یہ سولیسٹر صاحب سے بات کرنی. جی دس از ہمارا جو شو ہے یہ صرف انفارمیشن کے لیے ہے، ہم امیگریشن کی دیتے ہیں، ہم اس پہ ایڈوائس نہیں دے سکتے. بولیں جی اپنا سوال پوچھیں. امیگریشن کے لیے سوال تو کر سکتے ہیں نا؟ آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن پلیز کلیئرلی نوٹ کر لیں کہ نہ اس میں کوئی ایڈوائس دی جا رہی ہے، صرف انفارمیشن آپ کو دی جا رہی ہے. نہیں ایڈوائس نہیں، صرف انفارمیشن چاہیے. ہاں آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. بولیں. I'll try my best. اوکے تھینک یو. جی فرمائیں. ہیلو. طارق صاحب. جی اپنا سوال پوچھ لیں اور جواب سن لیں ٹی وی پہ. جی ہاں، مجھے ہوم آفس نے لیو ٹو ریمین گرانٹیڈ کیا ہے 17 دسمبر کو ڈیسیشن ان کا آیا. اس کے بعد 22 جنوری کو انہوں نے بایو میٹرک لیے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا یہ کتنا ٹائم لگے گا بایو میٹرک کارڈ کے لیے؟ بس یہی میرا سوال تھا. تھینک یو ویری مچ. میں بند کرتا ہوں ٹی وی پہ سنا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں سر اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں. سوری آپ کی آواز بیچ میں کٹ گئی تھی تھوڑی دیر کے لیے، تو مجھے پوری بات آپ کی بیچ میں سنائی نہیں دی، لیکن مجھے جو تھوڑا بہت جو سمجھ آیا وہ یہی آیا ہے کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کے بایو میٹرکس ہو گئے اور ٹائم کتنا لگے گا کارڈ آنے میں، if I've gathered that correctly. سر اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے آج کل کووڈ کی وجہ سے، بلکہ انفیکٹ ہر نئی اپلیکیشن کے ساتھ کچھ عرصے بعد وہ ایک اسٹینڈرڈ لیٹر بھیج رہے ہیں جس میں بول رہے ہیں کہ ڈیو ٹو کووڈ significant ڈیلیز ہیں ہمارے پروسیس کے اندر. سو ایز رائٹ ناؤ دیر از نو آپ سمجھ لیں کہ جی اتنے عرصے میں آ جائے گا، اتنے میں نہیں آئے گا. بس آپ دعا یہ کریں کہ جلدی سے جلدی آئے. لیکن اگر آپ خبریں پڑھ رہے ہیں تو 1600 1400 1200 لوگ مر رہے ہیں ایوری ڈے. ابھی شکر ہے لاسٹ آئی تھنک واز اونلی 600 یا 700، تو تھوڑا
प्रेशर होम ऑफिस पे कम है, बिकॉज होम ऑफिस सिर्फ इमिग्रेशन का काम नहीं करता और भी करता है. तो यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट. आपका अगर अप्रूव हो गया है तो बस कुछ अरसे में कार्ड आ जाएगा. अब उस कुछ अरसे की डेफिनेशन क्या है वो किसी को भी नहीं पता, बिकॉज ऑफ द टाइम्स हम जिसमें रह रहे हैं. तो स्वाई पेशेंस के आप कुछ नहीं कर सकते. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, कैसे हैं आप? ठीक है मैं बिल्कुल खैरियत. वालेकुम अस्सलाम. जी तारिक भाई, आपसे ये पूछना था कि मेरा स्पाउस के लिए मेरी एप्लीकेशन जून से सबमिट हुई हुई है, तो 8 मंथ हो गए हैं, अभी तक मेरा बीआरपी नहीं आया. और लास्ट 3 वीक्स बिफोर उन्होंने 2-3-4 चीज़ें मेरे हस्बैंड की ली थी और वो भी हमने सबमिट कर दी हैं और 3 वीक्स होने वाले हैं, बट अभी तक कोई आंसर नहीं आया. तो मुझे क्या करना चाहिए? थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. आपको सब्र के साथ वेट करना चाहिए, बिकॉज इस वक्त काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है हर दफ्तर के अंदर. ये सिर्फ यूकेबीए की बात नहीं हो रही, अगर आप प्राइवेट दफ्तरों में भी जाएं वहाँ भी काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, बिकॉज हर कोई एवरीडे काम पे नहीं आ रहा. कुछ लोग घर से काम कर रहे हैं, कुछ लोग आते हैं, कोई मजबूरी हो जाती है, फैमिली में किसी को कोविड हो जाता है या सिम्टम्स होते हैं और उनको फिर टाइम ऑफ लेना पड़ता है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं. तो इसलिए ख़ुद होम ऑफिस को भी नहीं पता. इट्स अ फ्लूइड सिचुएशन कि अगर आज 10 लोग काम पे आए तो कल भी वो 10 लोग आएंगे या नहीं, या किसी एक को अपने आप को क्वारंटीन करना पड़ेगा. तो सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा टाइम है जिसमें एम्पैथी की थोड़ी सी ज़रूरत है कि जी हालात इतने ख़राब हैं हम लोगों के बाहर, तो इस वक्त हम आराम से बैठ जाते हैं और हम ज़्यादा फ़िक्र नहीं करते अपने वीज़ा की. होपफुली मिल जाएगा, लेकिन पेशेंटली काम करें. मैं बार बार हर बंदे को ये बात क्यों बोलता हूँ, बिकॉज़ देखने में आया वैसे भी होम ऑफिस का टाइम लगता है 6-7 मंथ्स, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है वो प्योरली इस वक्त वजह से लग रहा है कि इस वक्त हालात क्या हैं बाहर. इट्स नॉट नॉर्मल एट द मोमेंट. तो मेरे ख्याल से बिल्कुल फ़िक्र ना करें कि अगर उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया, एक्सक्यूज़ मी, सिर्फ पेशेंटली वेट करें. मैं नॉर्मल हालात में जो मेरे शो देखते हैं मैं उनको बोलता भी हूँ कि एमपी के पास जाएं और एमपी को बोलें कि जी हमारा अभी तक डिसीजन नहीं आया. लेकिन इस वक्त तो एमपी भी आपको कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज़ वो एमपी को भी खत लिखते हैं कि जी इधर कोविड की वजह से सिग्निफिकेंट डिलेज हमें हो रहे हैं, हमें और प्रेशर्स हैं. आप हमसे वीज़ों की बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा हो जाता है, और अक्सर एमपीज़ आजकल असिस्ट नहीं कर रहे हैं इन कामों के अंदर कि वीज़े के लिए आपको चेस करें. लेकिन अगर आपका एमपी कर रहा है दैट्स एक्सीलेंट, आप उनसे बात कर लें. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी अपना सवाल पूछ लें. मेरा सवाल 2 सवाल है मेरे. एक सवाल है कि मेरा एक भाई आया है ईयू वीजे पे, जी तो उस का वीजा 6 मंथ का हुआ है, 3 मंथ हो गए हैं, मार्च में एक्सटेंड करवाना है. जी तो उसके डॉक्यूमेंट्स क्या हमें लगाने पड़ेंगे? तो एक मेरा कजन आया है, वो भी इसी वीजे पे आया है, लेकिन उसके भी 3 मंथ 4 मंथ हो गए हैं, लेकिन उसकी वाइफ उसके साथ नहीं रह रही, उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं है. तो उसका भी आगे एक्सटेंड हो जाएगा वीजा? उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? थैंक यू सो मच. देखें ये जो नॉर्मल ईयू सिटीजन्स इधर आते हैं उनको अगर शुरू में उन्होंने ट्रांजिशन वीज़ा दिया है वो इसलिए दिया है कि वो यहाँ सेटल हो जाएं और काम करना शुरू कर लें. बिकॉज जो कंडीशन है ईयू सिटीजन्स की वो है कि वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करें. और ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करने के वेरियस तरीके हैं. जो सबसे कॉमन तरीका है जो लोग करते हैं कि वो काम कर रहे हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या एम्प्लॉयड हैं. बहुत लिमिटेड ऐसे ईयू सिटीजन्स हैं जो यहाँ पढ़ रहे होते हैं फुल टाइम, तो फिर उनको काम करने की ज़रूरत नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ उनके पास प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस है अपने लिए और जितने उनके डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए. और कुछ होते हैं वो कहते हैं हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, हम सेल्फ सफिशेंट है, हमारे बैंक में बहुत पैसा पड़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों को फिर प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस लेनी पड़ती है अपने लिए और अपने डिपेंडेंट्स के लिए. लेकिन ये बहुत रेयर होते हैं जो फुल टाइम स्टूडेंट हों, जो कह रहे हो हमारे पास बैंक में पैसा पड़ा है, हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं. इन दोनों को बेसिकली प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस लेनी पड़ती है. लेकिन जो सबसे कॉमन होते हैं वो होते हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं. तो अगर आपके यहाँ आपने जो बोला भाई, आई थिंक आपने बोला कज़न्स जो आए हुए हैं, आई थिंक उनका यही होगा, बिकॉज सारी बात है यहाँ अगर आप काम नहीं करेंगे तो सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी पर्सन के लिए भी. तो वो जब अपना काम कर रहे हैं, जॉब्स हैं उनके पास या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो वो बस वो कागजात अपने ईयू सेटलमेंट स्कीम के थ्रू, प्री सेटल स्टेटस के थ्रू जब जमा कराएंगे तो वो फिर होम ऑफिस उनको ऑटोमेटिकली 5 साल का वीज़ा दे देगा, जिसमें उनको ये प्रूव करना है कि नाउ दे आर वर्किंग. बाकी भी किस्में जिस तरह मैंने बोला प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस के साथ अगर वो काम नहीं करे, बट ज़्यादातर लोग काम करते हैं, तो मैं उस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ.
थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, वालेकुम सलाम. तारिक भाई कैसे हो? मैं बिल्कुल खैरियत से. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. सर मेरा क्वेश्चन थे, दो थे छोटे छोटे से, इफ यू डोंट माइंड सर. हाँ, पूछें बिल्कुल. हाँ जी सर, मेरे पास था यूएस सेटलमेंट. मेरी वाइफ यूरोपियन थी, तो मेरे पास था 5 ईयर का वीज़ा था. उसके बाद मैंने यूएस सेटलमेंट इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई किया. वो मेरे पास अभी बीआरपी कार्ड अभी 1 साल हो चुका है. तो अभी मैं एप्लीकेशन नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहा था. तो उसमें क्वेश्चन था पार्टनर, क्योंकि मेरी जो अभी वाइफ है वो अभी मतलब कि अपनी कंट्री में रह रही है, बट हमारी बातचीत मतलब कि हम सेपरेट नहीं हुए. वैसे वो मैं इधर रह रहा हूँ, वो अपनी कंट्री में रह रहे हैं. तो जब मैं नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करूँगा तो जो पार्टनर का प्रेजेंट एड्रेस होता है वो मैं जहाँ रह रहा हूँ वो वाले देने का, जाए उनका जहाँ वो रह रहे हैं उनका वो देना है. पहला क्वेश्चन ये था. दूसरा ये था कि जब मैं अपने जो कवरिंग लेटर होता है उसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि मेरी वाइफ जो अपनी कंट्री में रह रही है और मैं यहाँ अकेला रह रहा हूँ. बस यही 2 क्वेश्चन थे, इसका जवाब प्लीज दे दें. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. देखें, पहली तो बात है आपको एड्रेस वो देना चाहिए जहां आपका पार्टनर रह रहा है. कभी एप्लीकेशन के अंदर कोई गलत बयानी ना करें, वो आपके लिए बहुत मुश्किल क्रिएट कर देगी फ्यूचर में उस एप्लीकेशन के अंदर. देखें, इट डज़ नॉट मैटर अगर आप लोग अभी इकट्ठे नहीं भी हैं या थोड़े अरसे के लिए सेपरेटेड हैं, बिकॉज अगर आपके पार्टनर ब्रॉड भी रह रही हैं, आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, आपने 1 साल वेट कर लिया और आप बिल्कुल आराम से नेचुरलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं. बिकॉज नेचुरलाइजेशन बेसिकली एप्लीकेशन आपकी होती है. पार्टनर उस वक्त रेलिवेंट होता है जब आप 3 ईयर रूट के ऊपर अप्लाई कर रहे हो. वो ये वाला रूट होता है कि जी मुझे जैसे ही इंडेफिनिट मिला मैं इमीडिएटली अप्लाई कर रहा हूँ. नेचुरलाइजेशन के लिए मैं 1 साल का वेट नहीं कर रहा बिकॉज मेरी पार्टनर ब्रिटिश है. क्योंकि आपने 1 साल का वेट किया तो आप अपने ऊपर एप्लीकेशन डाल रहे हैं. लेकिन अगर वो पार्टनर की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, क्योंकि वो उनकी कंडीशन है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, तो यू मस्ट देन ट्रूथफुली राइट कि जी पार्टनर इस वक्त किधर रह रही है. और वैसे भी ईयू लॉ के अंडर लीगैलिटी यही है कि जब तक आपकी डिवोर्स नहीं होती यू स्टिल अ पार्टनर, तो वो फिर आपको डेफिनेशन देनी है. अभी हमारा कॉल्स का सिलसिला चलता रहेगा ब्रेक के बाद. अभी हम ब्रेक पे जाने लगे हैं. ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप इस शो को सोशल मीडिया पे देते हैं. प्लीज़ कीप डूइंग दैट. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. अब हम ब्रेक पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला. ब्रेक पे वापस आके आई विल टेक सम मोर कॉल्स. सो सी यू आफ्टर द. वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज. हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम बैक टू द शो. अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो हेलो. अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम. अपना सवाल पूछ लें टीवी पे जो आप जी, सुन रहे हैं. वेलकम जी. तारिक भाई आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर बहुत आस्किंग. अच्छा प्रोग्राम करते हैं आप. रियली थैंक यू सो मच भाई. एफर्ट है. थैंक यू सो प्लीज मच. मुझे ये बताइएगा कि FLRFP की एप्लीकेशन मैं चाहता हूँ खुद से अप्लाई करना. उसके लिए मुझे आप स्टेप बाय स्टेप प्लीज बता दीजिए कि उसके क्या स्टेप्स होते हैं. मैंने कभी की नहीं है ट्राई. ओके. और मुझे ये बताइएगा कि बायोमेट्रिक्स के लिए वो कैसे होएगा, और जो डॉक्यूमेंट्स अगर फैमिली है तो उसके लिए जो अपलोड करने पड़ेंगे वो क्या होंगे, और पेमेंट जो है इसकी वो कितनी है डिपेंडेंट्स की और जो मेन एप्लीकेंट है, और ये कहाँ पे हम पे करेंगे, और जो BRP पहले इशू हुए होते हैं वो क्या रिटर्न करने पड़ते हैं होम ऑफिस को, और इसके लिए कोई कवरिंग लेटर की रिक्वायरमेंट है जैसे पहले केसेस में कवरिंग लेटर भी साथ में जाता था. तो वही काइंडली प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा डिटेल से.
वो हो सकता है इससे दूसरे जो सुनेंगे उनका भी भला हो जाए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच भाई आपकी बहुत कॉल शुक्रिया। का, थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि FLRFP एप्लीकेशन कैसे डलती है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो आई थिंक बहुत लोगों के लिए रेलिवेंट है, वो है फ़ी वेवर। बिकॉज काफ़ी लोग, अब उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि FLRFP एप्लीकेशन की कॉस्ट जो है वो राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ 2600 है, क्योंकि IHS 1560 पाउंड हो गया है, तो ऑलमोस्ट राउंड ऑफ करके 2600 पाउंड्स एक एप्लीकेंट की कॉस्ट बनती है। और अगर आपके डिपेंडेंट्स हैं तो उनकी फ़ीस कम नहीं है, उनकी भी 2600 है। तो इस तरह एज अ फैमिली ऑफ 4 या 3 जो कि एवरेज साइज़ होता है, ऑलमोस्ट 7 to 9,000 10,000 पाउंड आपकी एप्लीकेशन बनती है। कुछ लोग आजकल स्पेशली कोविड के ज़माने में वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आप फ़ी वेवर अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी वेवर ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है और लिटरली आपको प्रॉम्प्ट करके वो चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है कि फ़ी वेवर के अंदर क्या क्या चीज़ें उन्होंने मांगी हैं, और वो फ़ी वेवर जब आप अप्लाई कर देते हैं वो एक चेक लिस्ट भी देते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि अगर आप अपने आप को कॉम्पिटेंट फील करते हैं कि आप फ़ी वेवर की एप्लीकेशन डाल सकते हैं तो बिल्कुल डालें, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं, हमें ये नहीं पता कि फ़ी वेवर की एप्लीकेशन के अंदर हमें क्या क्या करना है, क्या क्या किस तरीके से एप्लीकेशन को प्रेजेंट करना है कि हमें फ़ी वेवर मिले, तो फिर आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएँ जो कि आपकी एप्लीकेशन आपकी असिस्टेंस के साथ डाल सके। अब जब आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाते हैं तो प्लीज़ एक बात का ख्याल रखिए कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप अगर उनके थ्रू एप्लीकेशन डलवाएंगे तो आपको हर हाल में फ़ी वेवर मिलेगा। लेकिन बात ये होती है कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं फ़ी वेवर हासिल करने के अगर आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के थ्रू फ़ी वेवर डालते हैं। तो पहली चीज़ तो आ जाती है फ़ी वेवर की। लोग अक्सर मुझे कहते हैं फ़ी वेवर कितना अर्सा पहले डालना चाहिए, तो एटलीस्ट 2 महीने पहले बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ योर वीज़ा, बिकॉज फ़ी वेवर के डिसीजन में वो तकरीबन 3 to 4 वीक्स लगाते हैं। और अगर लकली आपके हक़ में डिसीजन आ जाए तो वो 10 डेज़ देते हैं, जिसके अंदर लाजमी आपको फिर अपनी वो एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, वरना फ़ी वेवर ज़ाया हो जाता है। सो व्हाट यू वांट टू डू ऑल्सो इज़ के उस पीरियड में 2 महीने पहले, क्यों मैं रफली लोगों से कहता हूँ कि आप ये भी नहीं चाहते कि जब तक फ़ी वेवर का डिसीजन नहीं आया मेरा वीज़ा ख़त्म हो जाए, दैट इज़ नॉट गुड। तो वो एक तरीका होता है। फ़ी वेवर की बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि बहुत रेलिवेंट है आजकल। फिर आ जाते हैं FLRFP एप्लीकेशन के ऊपर। ये भी ऑनलाइन जमा होती है FLRFP एप्लीकेशन। आप जाते हैं होम ऑफिस की वेबसाइट पे और वो फिर प्रॉम्प्ट होकर आपके पेजेस खुलने शुरू हो जाते हैं और आपने वो सारी चीज़ें बीच में डालनी है। अगर आप भर सकते हैं, नॉट ऑफ प्रॉब्लम। अगर आप समझते हैं कि आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं या आपको थोड़ा डर लगता है इन चीज़ों को डालने में, भरने में, देन गो टू अ कॉम्पिटेंट पर्सन जो आपकी असिस्टेंस कर सके। एक दफ़ा जब आप ऑनलाइन सारा फॉर्म भर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन जब फॉर्म जमा होने से पहले वो चले जाते हैं ऑटोमेटिकली उस पेज पे जहाँ आपने फ़ी देनी है। अगर आपको फ़ी वेवर मिला हुआ है तो आपको एक कोड मिला होता है, वो डाल देंगे तो वो फ़ी ऑटोमेटिकली आगे चली जाएगी, वरना आपको ऑनलाइन उस पेज के ऊपर जाके फ़ी देनी है। इन अदर वर्ड्स वो पेज ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर प्रॉम्प्ट करता रहता है, और अगर आप एक खाना नहीं भरेंगे अगला पेज नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप सब कुछ भरते रहते हैं। जब आप फ़ी पे कर देते हैं तो आप फाइनल चेकलिस्ट पेज पे आते हैं जिसमें एक चेकलिस्ट प्रिंट होती है जो अकॉर्डिंग टू आपने क्या क्या भरा है एप्लीकेशन के अंदर, वो एक फ़ाइनल चेकलिस्ट आती है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने देने। आप अगर मेरे पुराने शो देख रहे हैं तो मैं उसमें कह चुका हूँ कि मैंडेटरी नहीं है कि चेकलिस्ट की हर चीज़ आप दें अपार्ट फ्रॉम ID, वो इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ें आप नहीं प्रोवाइड कर सकते उसकी एक्सप्लेनेशन आप दे दें। फिर नीचे एक टैब आता है उसी चेकलिस्ट के साथ, अगेन ये पेज के ऊपर ये सब कुछ। कभी कभी उस टैब पे लिखा होता है बुक एन अपॉइंटमेंट और कभी कभी वो टैब होता ही नहीं है। घबराए नहीं अगर वो टैब नहीं है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस डायरेक्टली किसी और मीन्स के थ्रू डील करेगा, जिसमें से नॉर्मली जो मीन होता है कि कुछ अरसे बाद 6, 7, 8, 9 वीक्स के बाद होम ऑफिस आपको एक ईमेल देता है और कहता है इस लिंक के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। अब कई डॉक्यूमेंट जाते नहीं हैं, स्कैन होके अपलोड होते हैं। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो टेलीफोन से जब डॉक्यूमेंट की तस्वीरें लेते हैं उनके थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं। कभी कभी वो लिंक अवेलेबल होता है, वो लिंक आपको सोप्रा की वेबसाइट पे लेके चला जाता है जो एक थर्ड पार्टी है होम ऑफिस की, उधर जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं क्योंकि उस दिन आपने फिंगरप्रिंट्स देने सोप्रा के उधर जाके ऑफिस में, और सोप्रा वाले भी आपसे पैसे लेके आपके डॉक्यूमेंट स्कैन कर देते हैं। अदरवाइज सोप्रा की वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने की फंक्शन अवेलेबल है। अक्सर लोग मुझे एक बात बोलते हैं, तारिक भाई हमें सिर्फ जब सोप्रा पे जाना होता है तो हमें फिंगरप्रिंट देने होते हैं, अगर होम ऑफिस हमें ईमेल करे तो हमें फिंगरप्रिंट नहीं देने होते। द आंसर इज़ नो, बिकॉज अगर होम ऑफिस आपको ईमेल करे दैट मीन्स दे हैप्पी विद योर फिंगरप्रिंट्स जो ऑलरेडी उनके पास आपके पिछले वीज़े से पड़े हुए हैं। वो सिर्फ आपको कहते हैं अपने
कैमरे से तस्वीरें खींच के हमें भेज दें, फिंगरप्रिंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कभी कभी होम ऑफिस बोल भी देता है आपको फिंगरप्रिंट्स करने के लिए, पर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस नो। लेकिन अगर आप सोपरा की वेबसाइट पर जाते हैं तो फिर आपको फिंगरप्रिंट्स देने जाना ही पड़ता है। अगेन डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं और फिर होम ऑफिस अपना डिसीजन देता है। तो ये इन समरी सारे स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है अपनी एप्लीकेशन डालने के लिए। मेरे ख्याल से यही चीज़ें आपने बोली। हाँ, कवरिंग लेटर आपने मुझे जिक्र किया था। देखिए, वो एप्लीकेशन के अंदर भी एक ऑप्शन होती है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप क्या देना चाहते हैं। तो अगर आप एक्सटेंशन एप्लीकेशंस डाल रहे हैं तो फिर तो आप उसके अंदर ही सब कुछ मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इमिग्रेशन की होम ऑफिस के पास पड़ी हुई है। हाँ, अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर इट इज़ ऑलवेज़ अच्छा आइडिया कि कवरिंग लेटर में एक्सप्लेन करें कि किस बेसिस पे आप ये समझ रहे हैं कि आपको वीज़ा पहली दफ़ा मिलना चाहिए अंडर ह्यूमन राइट या फैमिली लाइफ, जो भी आप अपना क्लेम कर रहे हैं, 7 ईयर की बेस पे, क्वालिफाइंग चाइल्ड की बेस पे, इंसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जो भी आप करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, अपना वालेकुम अस्सलाम, अपना सवाल पूछ लें। एक्चुअली भाई मेरे को 2 क्वेश्चन था। इज दैट ओके? Yeah, no, you can ask me 3 questions if you want. That's fine. Thank you very much. Thank you. Actually, I am a non-US citizen. My partner, she's a European. I'd like to bring my mother here. So is there any way I can apply with the EU settlement scheme? This is the first question. And the second question, I have a EU settlement status, like a settled status, and it's been past 1 year. I would like to apply for naturalization. And I'm quite afraid because I have so many criminal records. About 2010, I have a caution, and about 2012, I have a MH, and 2015, I have like common assault. Okay, I've never been in jail. There's been like I had a community work and fine. This one time, and other time I just had a caution. And it's been all 3 years, 4 years, it's all gone. They don't have any. I mean, it's past the criminal conviction. So if I apply at the moment, so what's going to be happen? All right, thank you so much for your call. First question was about your mother. A mother is a close family member, so technically what the Home Office is saying on the website, which you can argue in your application, is that if you're making an application for a close family member and the relationship existed prior to 31st of December 2021, you can still make an application for them till June 2021. So you should argue that point and still make an application for your mother to join you here in the United Kingdom as a close family member. So that's the answer to the first question, and then apply the Home Office's published policy and then see what they say to you. On the second matter, normally when there is a suspended sentence, meaning you haven't been sentenced, and we call them, non-custodial, not suspended sentence, my apologies, non-custodial, sentences, which is just fines and you've been given a community service. Now, normally if 3 years have expired from the event, from the decision of the court, you can make an application for naturalization. However, in the good character requirement, there is another thing they say, that we will look at your behavior overall. So we will look at your behavior in a round, and then we will assess where we find your character is good or not. Now, the problem is that naturalization applications are discretionary applications. The decision is with the Secretary of State if they feel that your conduct in the last few years have been such that they do not think that you merit a citizenship, then of course they're going to say no to you. Now, the problem is with your record is that it's such where you will only find out when you make the application. So I would only say to make the application arguable and stronger if your most recent non-custodial sentence, meaning fine, etc., has been over 3 years. Because if it's been under 3 years, then don't apply. Over 3 years is make as many references as you can provide, covering letters from people of good standing in the society who have known you, and you've done some work for them, and they find you of a good standing, of good character. You can use those letters in your application. But if you're looking for an answer, or this is my case, will I be given a visa? And the answer is nobody can say that to you. I think no competent person and a professional person will turn around and say to you, oh yeah, you'll be given the visa. No, it doesn't work like that. You can only
make the case strong, arguable, and then do your best efforts to get a person a visa. Thank you so much आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई. वालेकुम अस्सलाम भाई. तारिक भाई मेरे दो क्वेश्चन हैं. जी पूछें. तारिक भाई एक पहला क्वेश्चन तो ये है कि मेरे पास सिटीजनशिप है स्पेन की. सॉरी किधर की? स्पेन की आपने बोला सर. ओके. स्पेन की. तो मैं अगर सिटीजनशिप यहाँ की अप्लाई करता हूँ यूके की, तो उसके बाद मैं क्या अपनी पाकिस्तानी सिटीजनशिप ले सकता हूँ? जी. और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे फैमिली है डिपेंड करती है मुझ पे, तो उनके लिए क्या काम करना और मनी ट्रांसफर करना और इकट्ठे रहना तीनों जरूरी है या खाली काम ही जरूरी है, या जो भी आप बेहतर समझते हैं मुझे प्लीज बता दें, मैं सुन रहा हूँ. ठीक. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. देखें जहाँ तक बात आती है, आई थिंक मुझे पाकिस्तानी लॉ का इतना पता नहीं है, तो यू मे हैव टू चेक विद द पाकिस्तान एम्बेसी. लेकिन क्योंकि मेरी अपनी फैमिली में इस तरह के लोगों के पास एक से ज़्यादा नेशनैलिटीज़, आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में कोई कानून है कि आप एक से ज़्यादा नेशनैलिटी रख नहीं सकते. लेकिन प्लीज़ मुझे इसमें कोट ना करें. आप पाकिस्तान एम्बेसी या उनका आइन देख लें, बिकॉज हम लोग तो यूके का मैं लॉ फॉलो करता हूँ, हम लोग इधर यहाँ काम करते हैं, तो मुझे उसका नहीं पता. लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आई थिंक प्लीज़ इसको इंफॉर्मेशन ही समझें, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा नहीं है. लेकिन आई डोंट थिंक पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कोई इशू है कि आपकी और कितनी नेशनैलिटीज़ हैं. अगर किसी ने कुछ और एक्सपीरियंस किया तो मैं माजरत खा हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता. लेकिन जो मेरी नॉलेज है जहाँ तक, वो ये कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को इसमें कोई इशू नहीं है कि आपकी कितनी नेशनैलिटीज़ हैं. फिर हम आ जाते हैं, अब मुझे जो आपके सवाल की समझ आई है, जिससे मैं इसको इस तरह समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर किसी ने आप पे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर वीज़ा लिया हुआ है 5 साल का, बिकॉज लोग असल में ये पूछना चाहते हैं, आई होप दिस इज़ व्हाट यू आर आस्किंग. अब किसी ने अगर आप पे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर 5 साल का वीज़ा लिया, उन्होंने इस बेस पे लिया हुआ है कि वो ये बोल रहे हैं कि आया वो आपके मेम्बर ऑफ हाउस होल्ड हैं या वो आपके डिपेंडेंट हैं. तो अगर वो आपके घर में नहीं रहते, मेम्बर ऑफ हाउस होल्ड नहीं है, तो फिर आपको डिपेंडेंसी शो करनी है कि आप उनको पैसे दे रहे हैं. क्लोज फैमिली मेम्बर्स पे भी बेसिकली क्लोज फैमिली मेम्बर्स पे इतना वो इशू नहीं करते, या बच्चे जो अंडर 21 हो, एज लॉन्ग एज वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ ना गुजार रहे हो. सो दिस इज़ वेयर वी आर. सो अगर आपका रेफरेंस था विद रेफरेंस टू एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर, देन ज़रूरी है कि अगले 5 साल के अंदर वो या आपके हाउस होल्ड के मेम्बर हों या आप उनको पैसे भिजवाई जा रहे हो, बिकॉज दैट वाज योर कंडीशन. वो यूके में ही होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज तभी उनके पास 5 साल का कार्ड है. क्लोज फैमिली मेम्बर्स पे वो थोड़ा सा रिलैक्सड होते हैं, जिनमें बीवी बच्चे आ जाते हैं, माँ बाप आ जाते हैं, और चिल्ड्रन अंडर 21 आ जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे नॉट लिविंग इन इंडिपेंडेंट लाइफ. लेकिन एक बात याद रखें कि अगर घर के अंदर नहीं रखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं कनेक्शन आपको डिपेंडेंसी का दिखाना पड़ेगा. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सर. मैं तो अपना सवाल पूछ लें. काफी देर से वेट कर. जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब. वालेकुम अस्सलाम. एंड आई एम सॉरी आप काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, और एक और दरख्वास्त है आपसे और माजरत है कि आपका सवाल सुन के मुझे बताया जाता है हमारा ब्रेक का टाइम है. ब्रेक पे वापस आके सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूँ. ठीक है सर. अपना सवाल पूछ लें. मैं वेट कर रहा हूँ. अच्छा, सवाल ये तारिक साहब, मैं ILR पे हूँ और मैं अभी 3-4 महीने पहले मुझे ILR मिला है, तो 3 बच्चे भी हैं मेरे साथ, तो मैं अभी सारे बेनिफिट क्लेम करूँ, यूनिवर्सल क्रेडिट, हाउसिंग बेनिफिट. तो मेरा सवाल ये था कि क्या ये मेरी सिटीजनशिप को इफेक्ट करे जब मैं अप्लाई करूँगा अपने पासपोर्ट? बस यही सवाल है. ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. मुझे बताया जाता है कि अब हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है. ब्रेक पे वापस आके सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, देन विल टेक सम मोर कॉल्स अपने आखिरी सेशन के अंदर. सो इंशाल्लाह ताला सी यू आफ्टर द ब्रेक. वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज. हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you.
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओह सॉरी, कॉल लेने से पहले माय अपॉलॉजीज़, जिनकी कॉल आई थी उन्होंने कहा है कि अगर मैं बेनिफिट ले रहा हूँ तो क्या मेरी नेशनैलिटी की एप्लीकेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा। उसका जवाब ये है कि अगर आपकी इंटाइटलमेंट है उन बेनिफिट्स की तो आपकी नेशनैलिटी की एप्लीकेशन पे कोई फ़र्क उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच आपके सवालों का, आपके सवाल का रादर। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। तारिक भाई, मैंने आज आपसे सवाल तो कोई नहीं करना है, लेकिन अभी आपने एक कॉलर को जवाब दिया था तो मैंने बोला शायद मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ तो मैं आपसे शेयर कर लूं। जी जी। पाकिस्तान पे भी जो है कुछ कंट्रीज के साथ उसका मुआहदा है जिस पे वो डुअल नेशनलिटी कबूल करता है। जी जी। और बाज की जो कंट्रीज हैं उनके साथ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आप टर्की के लिए हम अप्लाई करें जी जी। नेशनलिटी, तो फिर उसको पाकिस्तानी नेशनलिटी ड्रॉप करनी पड़ेगी। ओके। तब वो टर्किश नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है डुअल में। तो बस मैंने थोड़ी सी ये टर्की की रिक्वायरमेंट है या पाकिस्तान की? आई थिंक ये टर्की की रिक्वायरमेंट है। ये नहीं, टर्की की रिक्वायरमेंट। आई थिंक टर्किश रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी कोई और नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए अगर हम आपको नेशनैलिटी दे रहे हैं। जी, पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपकी टर्की के साथ नेशनलिटी है तो फिर वो पाकिस्तानी आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का, एंड थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। जैसा मैंने आपको बोला कि हम लोग पाकिस्तानी नेशनैलिटी के अंदर डील नहीं करते, तो आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने ये शेयर किया। और मैं लोगों से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई भी ऐसा इशू है तो पाकिस्तान एम्बेसी से जाके आप बात कर लें टेलीफोन के ऊपर, एंड आई एम होपफुल वो बहुत हेल्पफुल होंगे, वो आपको जवाब दे देंगे। थैंक यू सो मच आपके कॉल का सर, एंड थैंक यू सो मच कि आपने शेयर की इन्फॉर्मेशन। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Brother Tariq, I've got two questions to ask. Yes sir, please go ahead. First question is, I'm here on a spouse visa from 2019. I'm already currently holding an Indian passport. So what I wanted to know, while I'm holding Indian passport and residency for UK, I have a residency permit for UAE, which is Dubai. I was working before in Dubai from 2017, so I continued my residency there. So my question was, will it affect my residency in the UK while holding the UAE residency? Second question is, my visa, which I got a spouse visa in 2019, it will come up for renewal in March 2022. So for that, is it must for me to provide them with the council tax, or I can use some other documentation in terms of instead of giving a council tax bill? All right, thank you so much. The first question is whether the permit in UAE will affect your residency in the UK. I mean, I don't know what is the application of that question, because if you're living in the UK at the moment, it does not matter what other stamps you have, because as far as the UK government is concerned, you're living here and you are most probably working here, so they're not concerned with what other stamps you have. If you want to go for a visit or you used to have a residency stamp in the UAE, it doesn't affect them. Yes, because at the end of the day, remember, the aim is that after 5 years, you're going to make a settlement application. Now, when you make a settlement application after 5 years, one of the main requirements, or you can call the qualifying requirement in this, apart from financial requirement, we're talking in terms of you living in the UK, is that you have continuously lived there for 5 years. Now, what the Home Office says is on their immigration rules and on the guidelines is that if you've been away from the country for more than 6 months, then your continuous residence is broken. So when they're looking at your settlement application after 5 years, 60 months of living here, they want to make sure you have been continuously living here, meaning you have not left the country at any one period for more than 180 days, because then they say your continuous residence is broken. Of course, there are exceptions, but this is what they're looking at. So if you've been working here, you are resident here, it does not matter if you used to carry a EU permit, because you could tell them you've been living here, so it does not affect your extension application unless you've been living for more than 6 months abroad. Now, in terms of your application when you make for the extension, yes, one of the requirements for an extension application is that you have to prove that you have cohabited with your spouse for 2 years.
in a relationship, meaning you've lived together and this is what they expect to see. I mean, it's not mandatory you've lived together. I'm from practical experience, I've seen spouses where two spouses are living in different locations purely because of their jobs, and that's different. But it doesn't matter if you don't have a council tax. There are ample other evidence you can provide to prove that you've been living together with your spouse for 2 years. And like I said, the living together is not a mandatory requirement, but this is what they expect to see. So that's where we are. So yes, if you don't have council tax, there would be other documents you could substitute for council tax. I would say that nowadays the Home Office is taking a very pragmatic approach on these things because, and I think I briefly discussed this, I think a couple of weeks back on one of my shows, which I mentioned that if you follow by word what's written, word by word what's written in the checklist, then you would see there's so many documents in today's day and age. It's not possible to provide all those documents. A lot of people now don't have 3-4 utility suppliers. They go to one supplier and there's one bill that comes in. Everybody is doing online banking right now. So things have moved on, and I think the Home Office needs to educate themselves, hopefully, and upgrade their checklist, because not a lot of people have the same 6 different means of producing where they live. I mean, I'm a British citizen. If you ask me, do I have 6 different means of proving where I live? I think even I will struggle because I don't think, if I count, I have 6 different utility bills where my name is written on them. But there we are. So nothing to panic. Just take a very pragmatic approach, and then whatever you can provide. And like I mentioned to everyone, if you've not picked up the show earlier, that any documentary evidence you cannot provide on the checklist, give an explanation. The mandatory document they like to see on the checklist is obviously your IDs and your BRP. That is the mandatory documents. And of course, if you're applying for a settlement visa, then of course the mandatory document is also your financial requirements. So those things are more mandatory than living together. Of course, it's mandatory because that's part of the application. But then you can provide substitute documents to prove that, but not for example, something like meeting the financial requirement. They would like to see you produce the 6 months bank statement because it's a requirement by law. Thank you so much for your call. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी मुझे 3 क्वेश्चन पूछने हैं बेसिकली. जी मैम पूछिए. मैं यहाँ पर 2015 से हूँ जी, और मैंने यहाँ पर 2 मास्टर्स किए हैं जी, और अभी मैं PhD कर रही हूँ. जो मेरा फाइनल ईयर है यहाँ पर. जी. तो मैं पूछना चाहती हूँ बेसिकली कि क्या मैं इस कैटेगरी में फॉलो करती हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को PhD के बाद 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा, और क्योंकि मेरा जो वीज़ा है वो नवंबर तक है और जो मेरी ग्रेजुएशन है वो जुलाई में होगी, जून या जुलाई में. आप PSW की बात कर रही हैं? सॉरी जी, मेरा वीज़ा नवंबर तक है और जो मेरी ग्रेजुएशन है वो जून जुलाई में है. जी जी जी. तो एक तो ये क्वेश्चन है कि क्या मैं इस कैटेगरी में फॉल करती हूँ कि मुझे मतलब 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, और दूसरा ये कि वर्क परमिट के बाद मतलब मुझे यहाँ टोटल जो है वो 10 साल हो जाएंगे. तो क्या मैं फिर अपने जो नेशनैलिटी है वो 10 साल इसकी स्टडी की बेस में ये आएंगे, या फिर जो टोटल 10 साल हो जाएंगे उसकी बेस में ही आएंगे जब मैं 10 ईयर्स की बेस से अपना नेशनैलिटी अप्लाई करूँगी. और थर्डली मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे समटाइम आईसाइट की काफ़ी प्रॉब्लम होती है. मतलब 4 मंथ्स बैक मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी स्टडी के दौरान, काफ़ी ड्राई आइज थी. मैंने चेकअप वगैरह भी करवाया है, तो ऑप्टिशियन ने यही सजेस्ट किया था कि आप ज़्यादा जो है कंप्यूटर वगैरह का काम ना करें, तो अवॉइड करें. लेकिन क्योंकि मुझे स्टडी करनी होती है तो मुझे पढ़ना पड़ता है उसके लिए. लेकिन मैंने जब बहुत ज़्यादा कोशिश करके से मतलब आंखों को जोर डाल के पढ़ने की कोशिश की तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था. तो फिर मैंने ऑप्टिशियन से कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यूज़ लेस कंप्यूटर्स ना. तो ऑब्वियसली मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि अगर मतलब ड्यूरिंग द स्टडी, मैं कोशिश तो यही कर रही हूँ कि मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लूँ विद इन टाइम. अगर मैं नहीं कर पाती तो मैं एक्सटेंशन जो है वो इस बेस पे कर सकती हूँ कि मतलब अपनी हेल्थ की बेस पर कि मीनवाइल आई कैन स्टे हियर फॉर माय हेल्थ एंड लेटर ऑन आई कैन कैरी ऑन विद माय स्टडीज एज वेल. ऐसा हो सकता है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए. ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम. मैं रिवर्स ऑर्डर में जाता हूँ बिकॉज जो आखिरी पहली चीज़ आपने पूछी उसके लिए काफ़ी और सवाल आपसे पूछने पड़ेंगे जो इस शो का फॉर्मेट नहीं है, और उन सवालों के जवाब के बाद एनी कॉम्पिटेंट पर्सन विल ओनली टेक 10-15 मिनट्स आपको बताने के लिए कि वेदर यू वुड क्वालिफाई. ये जो PhD के बाद वीज़े होते हैं जो पोस्ट रिसर्च वाले होते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ और पूछना पड़ता है.
تو اس شو کا فارمیٹ نہیں کہ I can ask you those questions, لیکن جو اگلے 2 سوال ہیں میں ان کے جواب آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھیں جہاں تک بات آتی ہے اس سے پہلے کہ ہم کوئی بھی ایسی اپلیکیشن ڈالیں آؤٹ سائڈ آف اسٹوڈنٹ روٹ, میں آپ کو ایک عرض کر دیتا ہوں کہ جب آپ اسٹوڈنٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہول آپ کے ویزے کا پریمس یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھیں گے اس یونیورسٹی والوں کے ساتھ اور وہی آپ کو اسپانسرشپ دیتے ہیں. اور اگر کسی وجہ سے آپ ان کے ساتھ پڑھائی پوری نہیں کر سکتے یا وہ جو مینڈیٹری آورز ہیں وہ کچھ ایکسیپشنس پہ تھوڑا وہ آپ کو گیپ دے دیتے ہیں کہ کچھ عرصے آپ میڈیکل ریزن پہ بے شک نہ پڑھنے آئیں 3 months 4 months, لیکن کچھ عرصے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنا کیس آپ سے وڈرا کرتے ہیں, اب آپ اپنے اوپر ہیں, ہم آپ کو یہی بولیں گے کہ اپنی ہوم کنٹری جائیں, جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے آپ واپس آئیں اور ہم آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں اسٹڈی کے ساتھ. اب اگر کوئی شخص اس چیز سے باہر آ کے کہتا ہے کہ بھی میں نے ہیومن رائٹس کے اوپر اپلیکیشن ڈالنی آن دا بیسز آف مائی میڈیکل کنڈیشن, تو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جو اٹ سیلف میڈیکل کی اپلیکیشن ہے کہ میڈیکل گراؤنڈس کے اوپر وہ بہت ہائی تھریش ہولڈ ہے. ہاں ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کے اندر ون کوڈ آرگیو کہ جی یہ پوائنٹ آتا ہے, لیکن ایکسیپشن سرکمسٹانسز کا بھی تھریش ہولڈ بڑا ہائی ہے. اس میں کافی چیزیں پوچھنی پڑتی ہیں بیفور ون کوڈ اسیس کہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں واٹ از دا پرابیلٹی کہ آپ کی اپلیکیشن کامیاب ہوگی. اب اس کے لیے ون ہیز ٹو سٹ ود یو, تھوڑا ٹائم لگانا پڑے گا. اس شو کا وہ فارمیٹ نہیں ہے کہ اس کے اندر میں آپ کو جلدی جلدی بتاؤں ہاں جی اگر آپ اپنی یہ آنکھوں کی بیسس کے اوپر اپلائی کریں گے تو آپ کو ویزا مل جائے گا. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کے لیے اٹ ہیز ٹو بی اے ویری تھرو انویسٹیگیٹو پروسیس جس پہ آپ سے بڑے سوال پوچھنے پڑتے ہیں کہ بھی کیا پراسپیکٹ ہیں آپ کی جاب کے بیک ہوم, کیوں آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو یہاں رہنا چاہیے, کتنے عرصے بعد آپ پڑھائی ریزیوم کر سکتی ہیں, وائی کانٹ یو گو بیک اینڈ پھر واپس آ کے ریزیوم کریں اپنی پڑھائی, بیکاز ریمبر یہاں رہنا چوائس کی بات نہیں ہے. دیر ہیز ٹو بی اے ویری سگنیفیکنٹ آبسٹیکل کہ آپ باہر فیس کریں گے, یہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں اور تبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہیں سے مجھے سب کچھ کرنے دیا جائے. تو وہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے, اٹس اے فیکٹ فائنڈنگ ایکسرسائز جو کہ شو کے اندر نہیں ہو سکتی, بٹ یو نیڈ ٹو گو ٹو ویری کمپٹنٹ پرسن جو اس کے اوپر آپ سے بات کر سکے. جو سیکنڈ سوال تھا آپ کا یہ تو بالکل درست ہے کہ دیکھیں جب آپ لانگ ریزیڈنس کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں ڈزنٹ میٹر کہ جو آپ کی لیوز ہیں وہ کمبینیشن آف کتنی لیوز ہوں. کچھ لوگ اکثر میں دیکھیں وہ اسٹوڈنٹ پرانے والے PSW دین بیک ٹو اسٹوڈنٹ, کچھ بیچ میں اسپاؤس روٹ پہ آ جاتے ہیں, دین دے کمپلیٹ دے 10 years. تو اگر آپ کا کنٹینیوس پیریڈ رہے گا تو آف کورس جب 10 سال آپ کے پورے ہوں گے یو کین ان آئی تھنک آپ 2015 میں آپ آئی ہیں تو 25 میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. بٹ آئی تھنک یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ اگر آپ ہیومن رائٹ کی طرف چلی جائیں گے اور اگر آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہوتی ہے, آف کورس اپیل کا رائٹ ہے, سب کچھ ہے, بٹ 4 years از اے لاٹ آف ٹائم جس میں آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. سو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جا کے بات کریں اور پھر اپنی اپلیکیشن کے بارے میں سوچیں کہ آیا آپ کو یہ رسک لینا چاہیے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کا, ہیومن رائٹس والی اپلیکیشن کا, اور یو جسٹ سولجر آن اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر. بٹ آف کورس ہیلتھ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے, سو آئی کانٹ سے مچ اوور دیئر. صرف یہی بول سکتا ہوں پلیز گو اینڈ سی اے کمپٹنٹ پرسن جو آپ کو پھر اکارڈنگلی مشورہ دے. مجھے بتایا جاتا ہے ہمارا شو کا ٹائم ختم ہوا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ شو کو سوشل میڈیا کے اوپر دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. اللہ حافظ.